एग्जाम के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन उसी टाइम में 60 क्वेश्चंस पढ़ के उनका एनालिसिस कर रहे तो डेफिनेटली साइंस में आपका स्कोर बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश प्रजापति एज असिस्टेंट लोको पायलट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 की एग्जाम डेट आ चुकी है और आपके पास 1 महीने का टाइम है। नॉर्मली मोटा-मोटा आपके पास 1 महीने का टाइम है और 1 महीने में मैंने जो मतलब जैसे मेरे ये पहले एग्जाम थे और मैंने जो 1-1 महीने में जिस प्रकार से कवर किया है, सारी चीज़ों का रिवाइज़ किया है और किस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस की है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि जो मैंने मॉक टेस्ट दिया वो कैसे दिया, कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा है एग्ज़ाम के टाइम पे, रिवाइज़ किस प्रकार से करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, ये सारी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने की हैं, वो चीज़ें आपको भी मैं बताने वाला हूँ, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। आपके पास 1 ही महीने का टाइम है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना और इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि 1 महीने में जो आपको पढ़ना है और जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने इस यहाँ पे पेज में लिख रखी है, तो मैं अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूँ ताकि कोई भी चीज़ बिल्कुल ना छूटे। 1 महीने का आपके पास टाइम है तकरीबन आपको पता है। तो इसमें आपको एक तो आपको फुल टेस्ट, ये आपको पर डे का लगाना है। फुल टेस्ट से आपकी 3 से 4 स्किल्स, 3 से 4 चीज़ें आपकी सुधरती है। एक आपका टाइम मैनेजमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा आपका काफ़ी हद तक सुधर जाता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 10 में से कम 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टाइम पे अपना पेपर समाप्त नहीं कर पाते। तो वो एक तो आपकी कमी है, वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। आप टाइम पे पूरा नहीं, टाइम भी बचा सकते हैं। जैसे मैं मॉक टेस्ट देता था, तो मैं आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 40 मिनट में 75 क्वेश्चन कर देता था। मतलब ऐसी स्पीड थी मेरी। और आज की तारीख में भी अगर मैं जैसे मॉक टेस्ट दूँ या एग्ज़ाम दूँ, तो कम से कम 5-10 मिनट तो मेरे पास अब भी बच ही जाते हैं, इतनी स्पीड है। तो ये स्पीड एक तो आपकी मेंटेन होती है। मतलब आपको पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, वो स्पीड आपको कहाँ से, वो इसी स्पीड आपको इसी फुल टेस्ट से मिलेगी। दूसरा, आपको ये पता चलता है कि आप फुल टेस्ट में कितना स्कोर कर पा रहे हो। जैसे अगर आपका फुल टेस्ट में 40-45 स्कोर हो रहा है आउट ऑफ 75 में से, तो फिर डेफ़िनेटली आप एग्ज़ाम में 2-3 नंबर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। मतलब अगर मॉक टेस्ट में 40 एवरेज के आस-पास 40 हो रहा है, तो आप एग्ज़ाम में 45 ले आएँगे, 46 के आस-पास इतना ही आपसे स्कोर हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट में जितना स्कोर होता है, एग्ज़ाम में 2-3 नंबर ऊपर या फिर 2-3 नंबर नीचे, इतना आपका एग्ज़ाम में भी स्कोर रहता है। तो मॉक टेस्ट में, फुल मॉक टेस्ट से आपको ये भी पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर सकते हैं। ये आपके 2 बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मेन है। उसके बाद में आपको एनालाइसिस करना है, कहाँ से आपकी चीज़ें गलत हो रही है। फुल मॉक टेस्ट जैसे आपने दिया, तो कहाँ से आपकी चीज़ें गलत हो रही है, कौन-सी सब्जेक्ट आपकी वीक है, किस सब्जेक्ट में आपका कम स्कोर हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको फुल मॉक टेस्ट से पता चलेगी। तो फुल मॉक टेस्ट देने के ये 3 ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। क्योंकि आपके पास 1 महीने का टाइम है, उसके बाद में फिर आप जैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो कहीं न कहीं आप जैसे फुल मॉक टेस्ट देंगे, तो इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम के पेपर्स ज़्यादा हड़बड़ाओगे नहीं, उस पेपर को भी आप मॉक टेस्ट की तरह ही अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है इस चीज़ में। फिर उसके बाद में हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि हमारा सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप फुल मॉक टेस्ट देंगे, उससे आपको ये पता चलेगा कौन-सी सब्जेक्ट हमारी वीक है। साइंस में कम स्कोर आ रहा है, मैथ में कम स्कोर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट 99% स्टूडेंटों का हमेशा या तो साइंस वीक रहती है या फिर मैथ वीक रहती है। रीजनिंग सभी क्लियर कर लेते हैं, जीके तो इतना मायने नहीं रखती। तो अगर आपकी साइंस वीक है, तो साइंस के सेक्शनल मॉक लगाओ, अगर आपकी मैथ वीक है, तो मैथ के सेक्शनल मॉक लगाओ। मैथ के आप जैसे अब सेक्शनल मॉकों से क्या बेनिफिट मिलता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप जैसे देंगे, आपने फुल मॉक टेस्ट दिया, उसमें साइंस के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? आपकी मैथ अच्छी है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, जीके के तो 10 क्वेश्चन है, तो वो मायने नहीं रखते हैं, इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, मायने तो रखते हैं, लेकिन आप 10 क्वेश्चनों के लिए पूरी जीके की बुक्स को पढ़ भी नहीं सकते, आप उतनी मेहनत साइंस मैथ पे कीजिए। तो इस वजह से मैथ आप अगर आपकी अच्छी है, रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है, तो साइंस में ही आपका स्कोर कट रहा है, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट जितना आप फुल मॉक टेस्ट दोगे, 1 घंटे में आपको फुल मॉक टेस्ट लगता है, उसके बाद में कम से कम 1 घंटा आपको उसका एनालिसिस करने के लिए चाहिए। 2 घंटे में आपने कितना मॉक टेस्ट दिया? 1, जिसमें साइंस के आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले, ठीक है? अब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, तो सेक्शनल मॉक टेस्ट में आपको पता है मैथ में अभी आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में भी अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो साइंस के आप 2 घंटे में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके हिसाब से अगर आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं, तो कम से कम 60 क्वेश्चनों का आप एनालिसिस कर सकते हैं, 60 क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं।
तो 100% आपको भी लग जाएगा फिर कि हाँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट से हमारा सब्जेक्ट का स्कोर बढ़ जाएगा। आप साइंस के कहाँ तो आप 20 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपने एनालिसिस कर रहे हैं, और कहाँ आप 60 क्वेश्चन उसी टाइम में 60 क्वेश्चंस पढ़ के उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली साइंस में आपका स्कोर बढ़ेगा। तो ये होता है ना मैम, तो इसी वजह से बोलता हूँ हमेशा, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है उसका सेक्शनल मॉक जरूर लगाओ। अगर आपकी मैथ वीक है, साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो फिर मैथ के आप सेक्शनल मॉक लगाओ। ये पता लगाओ कौन से एक्सरसाइज वीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में नंबर नहीं आ रहे, या फिर मेंसुरेशन में नंबर नहीं आ रहे, 2D मेंसुरेशन है, 3D है, या फिर टिग्नोमेट्री जियोमेट्री है, या फिर जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, CI है, SI है, कहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं, उस चीजों का पता आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे उससे चल जाएगा। कि आप जैसे चक्रवर्ती ब्याज में नंबर कट रहे हैं तो आप चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लीजिए, या फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में नंबर कट रहे हैं तो उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। मॉक टेस्ट आपने दिया, उसका एनालिसिस किया, उसके बाद में आप कम से कम एक क्लास उसके ले लीजिए, ताकि आपको और एक्सपीरियंस हो जाए उन सवालों को करने का। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इस वजह से सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है, इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। उसके बाद में मेन टॉपिक मैथ और साइंस। मैथ और साइंस में अगर आपका दोनों सब्जेक्टों में कम स्कोर आ रहा है, तो फिर आपने डेफिनेटली या तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, या फिर आपने बहुत कम पढ़ा है। ठीक है? बहुत कम पढ़ा है तो इसका मतलब आपको पर डे का 1 चैप्टर, पर डे मतलब 2 दिन में आपको 1 एक्सरसाइज ये कंप्लीट करनी चाहिए, और इसमें आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम देने के लिए आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में सर हमेशा शॉर्ट तरीके से वो सारी एक्सरसाइज को कराने पे विश्वास रखते हैं। पेड कोर्स है, उसमें आपको 20-20, 22-22 क्लास परसेंटेज की मिलती है। वहीं आप 5-5, 6-6 क्लासों में परसेंटेज यूट्यूब पे खत्म कर रखा है। तो आप यूट्यूब पे पढ़िए। यूट्यूब पे आप कम समय में अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। आप जैसे परसेंटेज आपकी वीक है, तो परसेंटेज को आपने 2 से 3 दिनों में पढ़ लिया, उसके बाद में 2 से 3 दिनों में आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, तो कम से कम किसी एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चन आएँगे, वो तो हो पाएँगे ना। मानता हूँ मैं हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, कम से कम सिंपल क्वेश्चनों को तो आप कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन ही भई, अब ऐसा तो नहीं है 75 में से 75 ही आपके हार्ड क्वेश्चन आ जाएँगे। 75 में से कम आपको 40-50 क्वेश्चन सिंपल देखने को मिलते हैं। 10 से 15-20 क्वेश्चन आपको मॉडरेट देखने को मिलते हैं, और 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मतलब थोड़ा अच्छा खासा लेवल उनका देखने को मिलता है। तो आप मॉडरेट को छोड़ो और हार्ड को छोड़ो, मीडियम को छोड़ो, आप कम से कम ईज़ी तो कर सकते हो ना। ईज़ी क्वेश्चनों को करेंगे तो भी आप मतलब कम से कम कट ऑफ तो पार कर सकते हैं। इसी अंदाज में पढ़ो भई। मॉक टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उनका बेनिफिट ही यही है कि आप उनसे आपकी अपनी कमी का पता लगाएँ, कौन-सी एक्सरसाइज़ पढ़नी है, कौन-सा चैप्टर वीक है, क्या चीज़ है, तो ये आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट से, ठीक है? तो ये चीज़ें 3 चीज़ें आपको अपनी तैयारी में ऐड करनी है। उसके बाद में 4th नंबर टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें बताने वाला हूँ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, अपने रिवाइज़ के लिए, आप पूछो मत। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाने में जैसे आपने फिजिक्स खोला, ठीक है? साइंस के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है? फिजिक्स आपने खोला, उसके बाद में जैसे आपने वर्क उठाया, मतलब कार्य, शक्ति और ऊर्जा। 3 टॉपिक है जो लगातार अपने हिसाब से चलते हैं। तो जैसे आपने कार्य लिया, अब कार्य में आपको पता है कि पहले आपको कार्य की डेफिनिशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है सर, लिख ली डेफिनिशन। फिर उसके बाद में कार्य के फ़ॉर्मूलाज़, मतलब कार्य में जो कौन-कौन से फ़ॉर्मूलाज़ कार्य करते हैं, तो वो आपको फ़ॉर्मूला लिखने हैं। उसके बाद में उसके 2 से 3 आपको न्यूमेरिकल लिखने हैं, मतलब जैसे एक फ़ॉर्मूला से संबंधित एक न्यूमेरिकल, दूसरे फ़ॉर्मूला से संबंधित दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरे फ़ॉर्मूला से संबंधित तीसरा न्यूमेरिकल। उसके बाद में फिर आपको जाना शक्ति पे। शक्ति की आपने डेफिनिशन लिख ली, उसका जो मतलब एसआई मात्रक है वो आपने लिख लिया, उसका फ़ॉर्मूला आपने लिख लिया, उसके 1-2 क्वेश्चन्स आपने लिख लिए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा आपको? इससे ये बेनिफिट होगा, जैसे आपने कार्य पहले रिवाइज़ कर लिया है, पहले पढ़ ही लिया है। अब शॉर्ट नोट्स में आपने कार्य की डेफिनिशन देखी, उसका मात्रक देखा, उसका जो फ़ॉर्मूला देखा, उसके 1 से 2 न्यूमेरिकल लगाए, ठीक है? 5 से 10 मिनट में आप रिवाइज़ कर सकते हैं कार्य का। उसके बाद में शक्ति पर पहुँचे, शक्ति का आपने परिभाषा देखी, उसका मात्रक देखा, उसके बाद में उसका फ़ॉर्मूला देखा। तो आप इन चीज़ों को 1 महीने में कम से कम 50 बार आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगती है। आपने डेफिनिशन उतार ली, उसका मात्रक उतार लिया। यही तो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कार्य की डेफिनिशन तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन कार्य के मतलब न्यूमेरिकल है, वो पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल आपसे कब सॉल्व होंगे? जब आपको उसका फ़ॉर्मूला पता है, और फ़ॉर्मूला को आपने लिख ही रखा है, तो कम से कम 5 मिनट में आप उसका फ़ॉर्मूला, उसके 1-1, 2-2 क्वेश्चन टाइप के, तो वो आप निकालेंगे, तो
ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड में उसका फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, कार्य का शॉर्ट नोट्स, उसकी डेफिनेशन, उसका मात्रक, उसके फॉर्मूला, उसकी मतलब 1-2 टाइप के क्वेश्चन उतार ले, ठीक है। उसके बाद में शक्ति में भी आपको ऐसा करना, एनर्जी में भी आपको ऐसा करना। अब जैसे न्यूटन के गति के 3 नियम है, तो तीनों नियमों को आपने उतार लिया। तीनों नियमों को उतारने के बाद में फिर उसके 3 से 4 न्यूमेरिकल आपने उतार लिए। उसके जो मतलब एग्जाम्पल होते हैं, जैसे नदी में नाव का तैरना, ये कौन सी गति का उदाहरण है, ऐसे आपने एग्जाम्पल लिख लिए। तो ये 2 से 3 एग्जाम्पल लिखेंगे ना, तो इससे आपका आइडिया बनता है कि यार ठीक है, मतलब जैसे विपरीत दिशा में चलते हैं तो गति का 3rd नियम लगता है, जड़त्व का नियम कब लगता है। तो ये सारी चीज़ों का पता आपको अपने शॉर्ट नोट से चलेगा। और शॉर्ट नोट्स कब बन पाते हैं? जब आपने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसके बाद में आपको ये पता चलेगा कि चैप्टर को आपने पढ़ लिया, उसके बाद में ये पता चलेगा कि चैप्टर में क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, तभी तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अब जैसे आपको मतलब शक्ति के बारे में कोई पता नहीं है, शक्ति क्या होती है, शक्ति का मात्रा क्या है, तो उसके शॉर्ट नोट्स आप बना नहीं सकते। शॉर्ट नोट्स तभी बनते हैं भाई, जब आपने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। अच्छे तरीके से पढ़ रखा, उसके बाद में ही तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब आपने विद्युत धारा ली, विद्युत धारा के बाद में उसकी डेफिनेशन लिखी, उसका मात्रक लिखा, उससे संबंधित उसके 1-2 फ़ॉर्मूलाज़ लिखे, फिर उसके बाद में ओम का नियम लिखा, ओम का जो नियम लिखने के बाद में उसका ओम का आपने फ़ॉर्मूला लिखा, उसके बाद में आपने कूलाम है उसका फ़ॉर्मूला लिखा, कूलाम की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो इससे आपको एक-एक पेज में आप 1 चैप्टर लिख सकते हैं। फिजिक्स का, उसके बाद में केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री में जैसे आपने मतलब कोई सा भी चैप्टर उठा लिया, जैसे अधातु, धातु और मिश्र धातु, उपधातु ये उठा लिया। अब इसके बाद में आपको उपधातु के आपने 7 एग्जाम्पल लिख लिए, उसके बाद में धातु के आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख ली, अधातु के आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख ली। तो अब इससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, ठीक है? तो इसी वजह से इसी प्रकार से अपने शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, और शॉर्ट नोट्स बनाने का काफ़ी ज़्यादा फ फ़ायदा होता है भाई एग्ज़ाम के टाइम पे। अभी जैसे आप बनाओगे, आज आपने कम से कम 3 चैप्टरों के शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद में उनका रिवाइज़ करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगी खींच के। तो इससे आप मैक्सिमम रिवाइज़ कर सकते हैं, जितने 10 चैप्टर उनका कम से कम 1 घंटे में आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इससे यही फ़ायदा होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, और शॉर्ट नोट्स आप खुद बना सकते हो, किसी और के शॉर्ट नोट्स आपके बिल्कुल काम में नहीं आएँगे। तो इसी वजह से शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनका अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो। तो दोस्तों यही है आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।